जो हैं, जो रियल लाइफ में काम आते हैं, वही पढ़ाएंगे क्या? जी जी बिल्कुल, मैं आपको जो है ना वो मेन सेक्शन से पढ़ाऊंगा। अब तक जो है ना हम वो पूरे सेक्शंस को कनेक्टेड पढ़ते आ रहे थे, किसी को हम स्किप नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये जो बेसिक सेक्शंस है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और जी। सेल ऑफ गुड्स दोनों के बेसिक्स जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की स्टार्टिंग में मौजूद है। अब जो हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो है ना वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, उन जो प्रैक्टिकल जिसका प्रैक्टिकल नेचर हैं उनको पढ़ेंगे, और बकाया जो होंगे उनको वी शैल स्किप ऑल दैम। ओके सर। ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस लेक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, हमने जो ना लास्ट लेक्चर में फ्री कंसेंट को डिस्कस किया था। और हमने कहा कि अगर ये जो 5 सिचुएशंस हैं, इन दीज सिचुएशंस वी कैन से देयर इज नो फ्री कंसेंट वाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर कॉर्जन हो, कॉर्जन में क्या होता है कि अगर एक बंदे को थ्रेट दिया जाए कि मैं ऑफेंस कमिट करूंगा, इस तरह के मामला हो तो वो कॉर्जन होता है। और वो जब कॉर्जन के थ्रू अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो माना यह जाता है कि देयर वॉज नॉट एनी फ्री कंसेंट। दूसरा कि भाई अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, यानी किसी की डोमिनेटिंग पोजीशन हो, और डोमिनेटिंग पोजीशन की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, तो वहां पर भी ये कंसिडर किया जाता है कि वहां पर फ्री कंसेंट नहीं था। आज हम फ्रॉड पढ़ते हैं, और आगे सेक्शन 17 फ्रॉड कब होता है। कि भाई अगर एक बंदे की नीयत हो किसी बंदे को डिसीव करने की, यानी इंटेंशन हो डिसीव करने की या परसुआड करने की, यानी एक बंदे को जो है ना मैं परसुआड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको जो है मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो, ठीक है। हालांकि मैं उसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो कि आप जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो जाएं, तो ये फ्रॉड होगी, फ्रॉड होगा। और मुझे पता है कि इससे जो है वो मुझे कोई फायदा होगा, मैं जो है वो मैं डिसीटफुल मैनर के थ्रू आई शिल गेट समथिंग, तो दिस इज फ्रॉड। तो दीज आर सम 4 सिचुएशंस इन विच वी कैन से अ फ्रॉड इज कमिटेड। कौन सी? सबसे पहली कि भाई अगर जो है ना वो सजेशन दी जा रही है कि दूसरे बंदे को कि आप जो है ना कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो, आपको ये फायदा होगा, दो कि मुझे पता है कि ऐसा कोई फायदा उसको होने नहीं वाला है, तो ये जो है ना फ्रॉड है। फॉर एग्जांपल मैं एक कार को बेच रहा हूँ, और जो है ना वो कार एक्सीडेंट के थ्रू फ्रैक्चर्ड है, लेकिन मैं जो है वो जस्ट आई एम जस्ट मोल्डिंग, आई हैव जस्ट मोल्डेड दैट, आई हैव जस्ट मोल्डेड दैट। तो ये जो है ना वो फ्रॉड होगा, क्योंकि मेरी इंटेंशन भी है उसको डिसीट करने की, और जो है ना वो उस बेचारे को पता भी नहीं है, तो दिस इज फ्रॉड। इसी तरह अगर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो कि घोड़े की टांग टूटी हुई है, मैं उसको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, टांग जो उसमें लगी हुई है वो जो आर्टिफिशियल लगी हुई है, तो ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, और मुझे नॉलेज है, तो फिर वो फ्रॉड हो जाएगी। यही फर्क है एक फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन जो कि आगे आएगी। मिस रिप्रेजेंटेशन में नॉलेज नहीं होती है या इंटेंशन नहीं होती है किसी को नुकसान देने की, फ्रॉड में जो है ना वो नुकसान होता है, मतलब इंटेंशन होती है टू गिव अ डैमेज, टू गिव अ लॉस टू एनी अदर पर्सन, व्हाट वी कैन से प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मैं जो है ना वो ऐसा वादा कर रहा हूँ जिसका मुझे पता है कि मैं तो ये परफॉर्म करूंगा ही नहीं, ठीक है, तो ये भी एक फ्रॉड की नेचर है। इसी तरह अगर फैक्ट एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, बस अब ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जाते, बस फ्रॉड को इतना समझो कि मैं डिसीड करने लगा हूँ किसी दूसरे बंदे को, या परसुआड करने लगा हूँ किसी दूसरे बंदे को, और मेरी इंटेंशन है कि इसको नुकसान होगा, तो ये एक है फ्रॉड। लेकिन एक्सप्लेनेशन कहती है कि मेयर बीइंग साइलेंट एज टू एनी इफेक्ट डजंट अमाउंट टू फ्रॉड अनलेस द पर्सन वाज ड्यूटी बाउंड टू स्पीक। यानी जो है वो मैं ड्यूटी बाउंड नहीं था, और मैं किसी फैक्ट पर खामोश रह गया, तो ये कंसिडर नहीं होगा कि मैंने फ्रॉड कमिट किया है। वहां यहाँ पर मेरी साइलेंस जो है ना वो इट इट शिल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, क्योंकि वो मैं मेरी ड्यूटी नहीं थी कि मैं उसको जो है ना ये चीजें क्लियर करूं या कोई, ठीक है, आई वॉज नॉट अंडर ड्यूटी। लेट्स हैव एन इलस्ट्रेशन इन दिस रिगार्ड। देखो ये एक इलस्ट्रेशन है कि ए जो है ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी, ठीक है ना। अब ऑक्शन के थ्रू कराएगा, ऑक्शन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, नीलामी के थ्रू जो कोई चीज अगर सेल की जाए, तो ये कोई ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन एक बंदा अगर उसको खरीदेगा और
अगर जो है ना प्रॉपर्टी में कोई डिसीटफुल मैनर है, ठीक है, तो फिर बी पर्सन जो बंदा बाय कर रहा है उसको नुकसान तो होगा, अल्दो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये ऑक्शन है जनरली जनरली। ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स which A knows to be unsound, कि वो घोड़ा पागल है। ठीक है, A says nothing to B, से A जो है ना वो कुछ भी नहीं कह रहा B को about the horse unsoundness, this is not fraud, ये फ्रॉड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब दूसरी सिचुएशन देखो, B is A's daughter and has just come of age, यानी बड़ी हो गई है वो लड़की। Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound। यानी अगर अब यही मामला ए और बी के दरमियान है, बी जो है वो बेटी है ए की, और जो है ना वो बड़ी हो गई है यानी बालिग हो गई है, तो अब जो है ना यहाँ पर ए की ड्यूटी है कि वो साइलेंट ना रहे एज टू फैक्ट ऑफ कि भाई हॉर्स जो है ना वो अनसाउंड है, यहाँ पर उसे बताना होगा क्योंकि इज ड्यूटी बाउंड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस तरह की जब अगर ड्यूटी बाउंड होगा और फिर वो अगर साइलेंट होता है तो जो है ना माना जाएगा कि फ्रॉड इज कमिटेड, अदरवाइज। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड मिसरिप्रेजेंटेशन, सेक्शन नंबर 18। मिसरिप्रेजेंटेशन में ऐसा होता है कि एक बंदे दूसरे बंदे को नुकसान हो जाता है, लेकिन जिसकी वजह से नुकसान होता है उस बंदे की इंटेंशन नहीं होती है कि उसको नुकसान दिया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव असर्शन, ये एक सिचुएशन है कि अगर पॉजिटिव असर्शन दी जाए किसी फैक्ट की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई पर्सन ए जो है ना वो पर्सन ए अपनी गाड़ी बेच रहा है पर्सन बी को, और गाड़ी में जो है ना डेंट है। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ था और जो है ना खराब है, लेकिन पर्सन ए खुद को भी पता नहीं है कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि पर्सन ए ने कहीं कहीं और से ली थी वो गाड़ी और उसको अब बेच रहा है। ठीक है, उसको खुद को भी पता नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ था या कुछ। उसने इसका बिजनेस है गाड़ियों को, यूज्ड गाड़ियों को सेल करने का, सेकंड हैंड जो कार्स होती हैं उनको सेल करने का बिजनेस है। अब ये बंदा उस कार को अगर बेचता है, ठीक है, और बी को वो गाड़ी मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो देर इज नो एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ ए, क्योंकि उस बंदे बेचारे को खुद ही पता नहीं था कि इसकी एक्सीडेंट हुई, तो उस बंदे ने खुद ही इस तरह लिया हुआ है कि एक्सीडेंट को नहीं, उसने समझा कि एक्सीडेंट नहीं था, उसने ली है गाड़ी, और अब जो है ना वो इज इन चेन नाउ सेलिंग टू पर्सन बी द सेम कार। तो ये सिंपल मिस रिप्रेजेंटेशन में समझने की बात क्या है कि एक बंदा जो है ना वो इनोसेंट होता है, एक बंदे को पता ही नहीं होता है कि व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली। नाउ लेट्स सी दिस सिचुएशन नंबर बी, a breach of duty that unintentionally gives someone an advantage by misleading and the person to their detriment. Let's have an example of situation B. इमेजिन अ सेलर, ये सिचुएशन जो है ना इसको देख लें। इमेजिन अ सेलर accidentally provides incorrect information about the quality of a product to a buyer. The buyer, believing the product is of higher quality, purchases it. The seller gains an advantage sale even though there was no intent to deceive. The buyer however suffers a loss due to misleading information। यहाँ पर जो है ना बायर को जो है वो नुकसान होता है, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो हायर क्वालिटी की नहीं होती है। ठीक है ना, वो इतनी ज्यादा जबरदस्त नहीं होती है, लेकिन उसको बताया ऐसा जाता है कि वो जबरदस्त है। लेकिन सेलर बेचारा खुद ही जो है ना उसको पता नहीं है कि ये गाड़ी किस लेवल की है, क्योंकि उसने जिससे ली है वो बंदा इससे फ्रॉड कमिट कर गया। ये बंदा अब आगे उस दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इस बंदे को खुद को ही पता नहीं है कि इसकी हायर क्वालिटी है या लोअर क्वालिटी है। ये इसको हायर क्वालिटी की गाड़ी समझकर उस दूसरे बंदे को सेल कर रहा है। तो यहाँ पर अगेन मिस रिप्रेजेंटेशन इज कमिटेड। लेकिन अगर मिस रिप्रेजेंटेशन भी कमिट हो जाए तो माना यह जाता है कि फ्री कंसेंट नहीं थी, और जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना इट शैल बी देन डिक्लेयर्ड वॉइड, क्योंकि फ्री कंसेंट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वॉइडेबल होता है, और इट शैल बी ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टी टू ब्रीच दैट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि देखें मिस रिप्रेजेंटेशन में भी एक बंदे की ड्यूटी होती है कि चले भाई मैं गाड़ियां सेल तो कर रहा हूँ, एक गाड़ी की एक्सीडेंट है, एटलीस्ट मुझे जो है ना आई आई शुड हैव चेक आउट फर्स्ट। आई और जो है ना मुझे उस पर वेरी उस चीज को वेरीफाई करना था, इट वाज माय ड्यूटी बिकॉज आई एम सेलिंग द थिंग्स टू द पार्टीज। तो जब एक मेरी ड्यूटी है उस चीज को सेल करने की, तो मुझे जो है ना इंफॉर्मेशन उस चीज की होना बहुत जरूरी थी। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं कि भाई हमने सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 18 तक कनेक्टेड सेक्शंस पढ़े। ठीक है, सेक्शन 13 में हमने देखा कि कंसेंट क्या होती है, सेक्शन 14 में देखा कि फ्री कंसेंट, 15 में कॉर्जन, 16 में देखा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस,
17 में फ्रॉड को पढ़ा और 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ा। नाउ लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 22, which deals with नॉट voidable कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी voidable को तो हमने देखा कि भाई इट इज ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टी टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन इस तरह के मामला कमिट हो जाएं तो ये सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें एक बंदे के पास ऑप्शन है टू ब्रीच। लेकिन कब voidable कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable merely because द मिस्टेक इज एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। ये चीज याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मिस्टेक हो एज टू मैटर ऑफ फैक्ट तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, यानी दूसरी पार्टी को फिर ऑप्शन नहीं मिलता कि वो जो है ना उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी उस बंदे के बेचारे को खुद को ही पता नहीं था, वॉज कमिटेड बाय एनी पार्टी। कोई मुझे बताएगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट का अगर मिस्टेक हो, और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होती है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में फर्क क्या है? सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये होती है भाई, जो उसके वो होते हैं वाकयात में गलती, यानी कि उसने बयान किया हो उसमें कोई हेर फेर हो, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी। और जो लॉ में ये होगी कि कानून की गलती, कानूनी कि जिसमें किसी कानून को गलत बयान किया गया हो या कानून दूसरा इम्प्लीमेंट होता हो, इस तरह है आई थिंक। आपने जो है ना वो एक्सप्लेनेशन तो दी है, लेकिन कोई इलस्ट्रेशन बता देते ना तो इट वुड बी इजी। लेकिन लेट्स गिव मी चांस टू एक्सप्लेन इट एंड गिव सम इलस्ट्रेशंस। मिस्टेक ऑफ फैक्ट। वो जी, जी। वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट भाई इस तरह है कि अगर कोई कह दे भाई ये आनंद भाई, थोड़ा फलां आवाज जो चीज है ना, है ना। आपके आवाज का मसला है। जी जी, अब सही आ रही है सर। नहीं यार, कम है। फिर शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद, मे भी हो आई सकता है। थिंक। लेकिन जी ठीक है, जी आपने जो है ना जो कहा इट वाज करेक्ट। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक जी इलस्ट्रेशन देता हूँ, क्रिमिनल नेचर की एक इलस्ट्रेशन देता हूँ कि भाई किसी बंदे का मैं कत्ल कमिट कर देता हूँ, उसको मार देता हूँ, और कोर्ट में आकर मैं कहूँ कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कत्ल करना जुर्म है। तो ये जो है ना मिस्टेक ऑफ लॉ है, कि तुम्हें कानून का ही पता नहीं है कि कत्ल करना वो जुर्म है या नहीं। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल, याद करना हमेशा कि वो उसको माफ नहीं किया जाएगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये आपने सुना होगा। तो जब कानून। अगर सर जी वो अनसाउंड माइंड हो फिर तो जी। बच सकता है ना। मेडिकली अगर अनसाउंड माइंड हो फिर तो उस पे है ना, कौन कौन एग्जाम्पशन है ना अनसाउंड हो? उसके। कत्ल करने वाला अगर वो पागल हो, दीवाना हो, मजनू हो, यानी एक किस्म का मेडिकली, फिर तो उसके ऊपर लागू नहीं होता ना हाँ तो मिस्टेक वो ऑफ तो, फैक्ट का जो। अब वो तो पाकिस्तान पिनल कोड में भी लिखा हुआ है कि अगर बच्चे ने जी ऑफेंस जी जी कमिट किया है, ये दीज आर जनरल एक्सेप्शंस, चैप्टर नंबर 4 ऑफ पीपीसी, कि अगर जी जी जनरल जी एक्सेप्शंस में कोई बच्चा है, वो अगर ऑफेंस कमिट करता है, या पागल है, अनसाउंड है, या इवन इंटॉक्सिकेंट है, तो वो जो है ना वो नहीं, उसके अगेंस्ट वो ऑफेंस माना ही नहीं जाता। जी सर। ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा था कि मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? कि कानूनन कोई गलती हो जाए, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कत्ल कहूँ, मैं कत्ल करूं और कहूं कि जो है ना मुझे पता नहीं था, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, और मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूजेबल। लेकिन इसी तरह अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाए, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इस तरह हो जाए कि भाई मैं जो है वो डियर को मारने जा रहा था, हरन को, हरनी जो होती है उसको मारने जा रहा था, और पर्सन ए मर गया, तो ये मिस्टेक फैक्ट है कि मैं जो है ना वो एक को मारने लगा था और दूसरा मर गया। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है ना उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ को इन नो केस इट्स एक्सक्यूजेबल। तो यहाँ पर नॉट वॉइडेबल क्या कहता है कि अगर मिस्टेक हो एज टू मैटर ऑफ फैक्ट अगर कोई हो, तो फिर जो है ना वो वॉइडेबल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो फिर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा आगे। ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन ऑफ द पार्टी और ऑप्शन पार्टी का मूड हुआ और कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो नहीं कर सकती। तो ये मैं कह सकता हूँ कि सेक्शन 22 इज एन एक्सेप्शन टू द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर इसी कोई सिविल सिविल की भी है कोई रजिस्ट्रेशन, जी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ को अगर डिफरेंस करें, जी। अगर इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करें सिविल में, इसी कोई इलिस्ट्रेशन कोई एग्जांपल होगी सिविल के सिविल में, हवाले से। सिविल में जी 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 हाँ सही, हम कर लेते हैं सब कुछ, सोच लेते हैं भाई। मिस्टेक ऑफ लॉ तो इजी है कि
मैं जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ आपके साथ, मैं आपको बाइक सेल करूंगा, आप मुझे पैसे सेल करोगे, ये जो है ना इसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। आपने मुझे पैसे एडवांस में दे दिए, मैंने जो है ना आपको बाइक नहीं दिया, तो ठीक है। अब ये ना जब कोर्ट में आप केस को लेकर जाओगे, मैं वहां पर खड़े होकर कोर्ट में कहूँगा सर मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दूंगा तो मेरे मेरी कोई लायबिलिटी होगी। दिस इज मैटर ऑफ लॉ, दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, दिस इज मिस्टेक ऑफ लॉ, कि मुझे कानून का ही पता नहीं है कि अब मुझे बाइक वहां पर देनी थी, क्योंकि आई वॉज ड्यूटी बाउंड बाय द प्रॉमिस, आई वॉज ड्यूटी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ लॉ तो क्लियर हुआ होगा। जी सर। ठीक है। बाकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट को थोड़ा सोच लेते हैं कि व्हाट मे बी द सिचुएशन हियर। आपके जहन में कोई इलस्ट्रेशन है? तब तक मैं बिल्कुल सोच लेता हूँ। ये सर शेरियार, ऐसा मिस्टेक है ऑफ कि फैक्ट। अगर शेरियार के जहन में हो तो अ, वो बताए भले। सर वो अगर कोई हॉर्स है, जैसे ए एक बी को हॉर्स सेल करेगा, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट है, तो वो तो उनको पता है कि जो हॉर्स है वो सही है। मगर जब भी एग्रीमेंट हो रहा था या हो चुका हो, तो हॉर्स है ना वो खत्म हो गया, मतलब उसको कोई भी आ गई होगी इंजरी या कुछ, तो वो खराब हो गया, ठीक है। तो ये बात अभी ए को नहीं पता, तो ये मिस्टेक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हो गया। लेकिन यार ये क्या ना, देखिए अब वो घोड़ा जब मर गया तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया ना, कि कॉन्ट्रैक्ट होता है कंसिडरेशन से, कंसिडरेशन ही खत्म हो गई, घोड़ा ही खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। लेकिन जब मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक होगी ना, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इसी वही तो बात हमने सेक्शन 22 में पढ़ी कि फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट वो उसको पता नहीं है, मतलब हाँ वो ये है मगर ये चीज हो एग्रीमेंट जब सकती भी है, हो। ये चीज हो सकती है कि उसको पता ही नहीं था एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह हम लगातार इस चीज को डिस्कस करते आ रहे हैं कि एक एक्सीडेंट का उस बंदे को पता ही नहीं है और जो वो सेल कर रहा है, तो ये एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑनवर्ड। सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर जो 22 था ना, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है, हम कह सकते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ऑन द ऑप्शन ऑफ पार्टी आ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट अक्सर करके खत्म हो जाता है। लेकिन सेक्शन 22 कहता है कि कब वो वॉइडेबल नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन 23 के कंसिडरेशंस क्या होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और किन केसेस में कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी, किन केसेस में उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो दीज आर द कंडीशंस बिलो हियर। व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। कंसिडरेशन तो मैंने आपको बताया था कि बाइक दे रहा हूँ, वो बंदा मुझे पैसे दे रहा है, तो ये जो है ना ये तमाम चीजें कंसिडरेशन हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के हैं। ठीक है। तो अब है कि भाई कौन से जो कंसिडरेशंस हैं वो लॉफुल हैं और कौन सी कंसिडरेशंस जो है वो अनलॉफुल होती हैं। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि कंसिडरेशन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स की लॉफुल होती हैं, अनलेस अनटिल एंड अनलेस के ये चार सिचुएशंस अगर हो जाएं, तो फिर जो वो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल होगी। और अब ये मेरा सवाल है कि अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल हो तो फिर क्या होगा? दिस इज माय क्वेश्चन। सर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट, वो अनफोर्सबल रहेगा। तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? नो सर, वॉइड हो जाएगा। हाँ। वाइड। सही है, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर था ही नहीं, इसको ऐसा माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, वो एग्रीमेंट था, जस्ट वॉइडेबल, जस्ट एग्रीमेंट हो वॉइड गया। एग्रीमेंट बस। ठीक है, तो अब दीज आर द सिचुएशंस, कौन सा, कि अगर वो जो कंसिडरेशन थी इट वाज फॉरबिडन बाय द लॉ, ठीक है, कानूनन वो फॉरबिडन थी कि ये कंसिडरेशन दी ही नहीं जा सकती। भाई फॉर एग्जांपल, मैं और शेरियार एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं शेरियार को गाड़ी बेचना चाहता हूँ, और शेरियार को मैं को कहता हूँ कि आपका जो गुत्ता है ना शराब का, आप मुझे शराब देना, खमर देना, शराब देना, अल्कोहल देना, या कोई और इंटॉक्सिकेंट कोकेन वगैरह देना, आप मुझे हेम्प देना। तो ये जो चीजें हैं वो तो अनलॉफुल हैं, तो जो फॉरबिडन बाय लॉ है, ये कंसिडरेशन हो ही नहीं सकती। तो इस तरह का जब मामले हों तो वो सिर्फ वॉइड एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द लॉ देन। ठीक है। अब एक और टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन है कि भाई मामला ऐसा है कि मैंने और शेरियार ने कॉन्ट्रैक्ट किया,
कॉन्ट्रैक्ट तो ना कहूँ, ये एग्रीमेंट ही होगा। एग्रीमेंट किया कि शेरियार मुझे गाड़ी सेल करेगा और मैं इसे इंटॉक्सिकेंट्स दूंगा, फॉर एग्जाम्पल आइस दूंगा। ठीक है, ये अब कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, अनलॉफुल इसका ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है। अब जो है ना, शेरियार ने तो मुझे गाड़ी दे दी, लेकिन मैं उससे वो इंटॉक्सिकेंट नहीं दे रहा हूँ। तो शेरियार आपके पास ऑप्शन क्या है, व्हाट कैन यू डू देन? सर मेरे पास ऑप्शन बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं जाऊंगा नहीं कोर्ट पे, क्योंकि कोर्ट कहेगी कि आपने वो एग्रीमेंट किया ही क्यों जब आपको पता था कि वो इलीगल है, ऑब्जेक्ट है जो आपको मिलेगा। लेकिन आपको पता नहीं था कानून का और आप कोर्ट में चले गए, अब क्या होगा? अनस जज है, सर क्या करोगे फिर अनस भाई? आपने बोला कि एज पहले एज द पहले मैटर शेरियार ऑफ। भाई आप बताएं कि आप क्या करोगे, आप कोर्ट में आ गए, क्या क्या जो है ना उसको जज साहब को आर्ग्यूमेंट्स क्या दोगे? मैं आर्ग्यूमेंट से दे सकता हूँ कि मुझे फ्रॉड के जरिए इस कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया एग्रीमेंट में, और मिस रिप्रेजेंटेशन भी की गई है मेरे साथ। मेरे साथ फैक्ट फैक्ट की फैक्ट छुपाया गया है मेरे से, ये भी कह सकता हूँ मैं। किस तरह फैक्ट जो है ना वो किस तरह छुपाए गए हैं कि भाई आपको पता था ना? दो तो चीजें हैं, एक तो है गाड़ी वो आप दे रहे हो, दूसरी इंटॉक्सिकेंट जो कि मैं दे रहा हूँ, इसमें फ्रॉड या क्या है? कोई नहीं। लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ और था, छोड़ें इस बात को। हम जो डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि अनस शहरियार भाई, जी आप जो है सर। ना वो, मैं आपको जो है ना वो दे रहा हूँ, मतलब आपने मुझे गाड़ी दी है और मैं आपको इंटॉक्सिकेंट नहीं दे रहा हूँ। आप जाते हो कोर्ट ऑफ लॉ में और वहां पर जो है ना आर्ग्यू करते हो कि इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराया जाए। ये तो इन्फोर्स तो होगा नहीं, क्योंकि ये एग्रीमेंट अनलॉफुल होगा बिकॉज ऑफ द अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो फिर ये तो एग्रीमेंट तो खत्म होगा, इस एग्रीमेंट की वर्थ कोई नहीं। मुझे आपने गाड़ी दे दी, मैं गाड़ी को जब्त कर लूंगा, आपको इंटॉक्सिकेंट मिलेंगे नहीं, ये तो कॉन्सिक्वेंसेज तो ये होंगे। एग्रीमेंट तो खत्म हो गया। लेकिन जो क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर जो है ना वो एंटी नारकोटिक्स की प्रोसीडिंग्स चलेंगी कि इंटॉक्सिकेंट जो है ना वो मेरे पास है, आप मुझ पर जो है ना ये दावा कर दो कोर्ट के सामने कि इसके पास जो है ना ये चीजें, ये गुत्ता चलाता है, इस पर जो है ना केस करो, केस जैसा भी इसको सजा सुनाए। क्या ये हो सकता है? कैन इट बी डन? अगर आपके पास कुछ सबूत हो तो, मतलब जैसे उसका पता हो आपको कि हाँ ये डील करता है, कुछ ठोस सबूत हो फिर होगा, एलिगेशंस पे तो नहीं होता। सबूत तो है। सबूत ये है कि शरियर आप जो है ना वो एग्रीमेंट वो लेकर जाते, एग्रीमेंट तो सबूत है ना, एग्रीमेंट पर हम दोनों के सिग्नेचर हैं, तो सबूत है। ओरिजिनल कॉपी आप उसकी लेकर कोर्ट में जमा करा रहे हो, कोर्ट को सेटिस्फाई आपने कर लिया है कि एग्रीमेंट तो हुआ था, इंटॉक्सिकेंट उसका कंसिडरेशन था। फिर क्या कहो, फिर क्या होगा? सर तुरंत तो उस पे होगी कार्रवाई, मगर हमने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे था कि आप किसी भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए आप सू नहीं कर सकते कि मुझे, मतलब इसने ये नहीं दिया, मैंने इसको पेमेंट भी कर दी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि नहीं हो सकता सू। हाँ यही बात है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना वो लिमिटेड ही टू टू द कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट तक है बस। ये एक सिविल कानून है, और जो हम बात कर रहे हैं वो नारकोटिक्स की, वो क्रिमिनल लॉ है। कि जब सिविल में आप एक चीज के लिए आए हो तो वहां पर आप प्रेयर ही एक डालोगे प्लेंट में कि जज साहब इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जाए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो इस केस में तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, वो एग्रीमेंट था, इन्फोर्स तो हो नहीं सकता, तो बस जजमेंट यही आएगी कि दिस एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल, देयरफॉर द कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस मैटर। तो यहाँ पर जजमेंट आई और केस यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, बस खत्म। बाकी जो है ना फिर अगर आपको एंटी नारकोटिक्स में जाना है तो फिर वो अलग एक फोरम है, वहां पर जाएंगे जेएम के सामने। तो सिंपल कहने का मतलब क्या कि हम यहाँ पर इंटॉक्सिकेंट के लिए नहीं उसको न प्रेयर कर सकते, प्रे नहीं कर सकते बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज दिस इज अ थिंग ऑफ सिविल लॉ। एंड कोर्ट्स के पास भी सिर्फ जहाँ पर सिविल जुरिस्डिक्शन ही है अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एक कहेगा भाई अगर फॉरबिडन बाय द लॉ है तो वो तो हो गई, ठीक है। या अगर इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ अलाउड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, कि कानून को जो है ना वो ब्रीच कर देगी, जिस तरह कॉर्जन के भाई जैसा जो है ना वो कंसिडरेशन तो थी, मैंने गाड़ी तो दी थी, लेकिन ऐसा हुआ कि ये जो गाड़ी है ना मैंने कंसिडरेशन दी थी बिकॉज ऑफ कॉर्जन। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ लॉ जो है ना उसको जब रोक रहे हैं तो फिर जो है ना वो कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाती है। ठीक है, कॉर्जन के थ्रू जो भी होगा वो वो वैसे ही अनलॉफुल है। या अगर फ्रॉडुलेंटली किया गया हो,
या अगर कोर्ट समझती है कि इसका जो कंसिडरेशन था वो इमोरल था, कंसिडरेशन इमोरल था, तो उस केस में भी जो है ना वो कंसिडरेशन अनलॉफुल है, और फिर जो ना जो कॉन्ट्रैक्ट है इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लिखा हुआ है टर्म कंक्यूबिनेज। कंक्यूबिनेज का मतलब होता है कि मैं एक जो ना मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अपनी बेटी के साथ, बेटी ना सपोज किसी औरत के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि वो जो है ना वो पर्सन सी के साथ, यानी वो लड़की जो है वो पर्सन सी के साथ एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में आए, शादी ना बस सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कि अनलॉफुल है। तो ये एक इमोरल किस्म का इमोरल किस्म की कंसिडरेशन है जो कि नहीं हो सकती इन्फोर्स। therefore the consideration is unlawful and there shall be no any worth of that agreement there. अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पर डायरेक्टली। इट इज रिलेटेड टू ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या मुझे बताओगे कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? क्या आपने कभी इनके बारे में सुना है? शर्तिया शर्तिया कॉन्ट्रैक्ट भाई। या फिर अगर मगर जिसमें शर्त हो। हाँ मिसाल के तौर पे सर, अगर आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो मैं वहां पे कंडीशन रख सकता हूँ कि मतलब आप मुझे ये गुड सेल करें, मगर जो हाफ ऑफ दिस गुड्स है, मिसाल तौर आप मुझे दे रहे हैं 60 कुछ चेयर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि हाफ ऑफ द चेयर्स जो हो वो मुझे 15 डेज में चाहिए, हाफ ऑफ द चेयर्स बाद में चाहिए। ये भी एक शर्त हो सकती है। और ऐसे भी हो सकता है कि मुझे मतलब मैं फर्स्ट मुझे सैंपल भेजें या ऐसे करें, तो इस टाइप के कुछ शर्त वाले होते हैं, वो होते हैं। मैं सर इलस्ट्रेट करूँ कोई सैंपल। हाँ नंद भाई आप एक्सप्लेन करो। शेरियार आप जो ना थोड़ा सा हट गए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से। शर्त, शर्त तो ना कही अगर जाए आई थिंक। जी जी। अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो मैं खाना खिलाऊंगा, अगर इंडिया जीते तुम खिलाओगे, अगर बारिश हो गई तो तुम फलां जगह जाओगे, इस तरह है। अगर एग्जैक्टली ये exactly. हुआ तो हाँ फिर ये करोगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। शर्त यहाँ पर ये शर्त नहीं है, ये हैपनिंग ऑफ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन एंड नॉन अनसर्टेन इवेंट्स। क्या ना कि भाई अगर बारिश हो गई तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अब जरूरी थोड़ी है बारिश हो जाए। ठीक है, या इवन अगर बारिश होने के बड़े चांसेस भी हो, जो फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट बताती है कि आज जो है ना वो फिलहाल तारीख पर बारिश होगी, तो अगर बारिश हो गई, सर्टेन भी है कि बारिश होगी, तो इन केसेस में कि मैं अगर बारिश होगी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है अगर मगर वाली सिचुएशन, तो ये होती है कंडीशन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बाकी जो शेयर आप बता रहे थे ना वो है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, शर्तिया कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्टीजेंट अलग है, अगर मगर की सिचुएशन यहाँ पर होती है। तो ये क्या डिफाइन किस तरह करता है सेक्शन 31 कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को? क्या कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कहा जाएगा कि कोई काम करो, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, लेकिन कब करो वो काम? इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट या रिलेटेड टू सच कॉन्ट्रैक्ट या कवर्ड विद दैट सच कॉन्ट्रैक्ट, इफ सम इवेंट डज और डज नॉट हैपन। कि तुम जो है ना वो, तुम्हें मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है देखो, मैं तुम्हें करोड़ रुपए दूंगा अगर तुम पर्सन बी से शादी करोगी। ठीक है, पर्सन बी से शादी करोगी, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अनसर्टेन हैपनिंग पे है, कि वो शादी करेगी तो ये पैसे मिलेंगे वरना नहीं। अब क्या पता कि पर्सन बी से क्या शादी करेगी, पर्सन बी अगर किसी दूसरे से शादी कर ले, या जो पर्सन बी की डेथ हो जाए, ठीक है ना, या पर्सन बी फॉरेन कहीं चला जाए, तो ये अनसर्टेन इवेंट है। दिस इज कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की भी वेराइटीज होती हैं ऑन, दो ये वेराइटीज है, एक सेक्शन नंबर 32 इसका काइंड है, और सेक्शन नंबर 33 इवेंट हैपनिंग, इवेंट नॉट हैपनिंग। कि अगर वो इवेंट हैपन हो जाए तो फिर क्या होगा, या अगर वो इवेंट ना हो तो फिर क्या होगा। इफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड, सेक्शन 32 को देख रहे हैं कि इफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, दैट देन इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड until and unless the event has happened। यानी डिपेंड करता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ये है कि बेस्ड, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस्ड है ऑन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। ठीक है कि भाई यहाँ पर जो है कंफर्मिटी नहीं है कि शायद यार बरसात हो या ना हो, अनसर्टेन इवेंट पर अगर है, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को
इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता अनटिल एंड अनलेस कि वो इवेंट हो ही जाए। ठीक है, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ये हो रहा है कि मैं तुम्हें जो है ना पैसे तब दूंगा जब बरसात होगी। ठीक है, तो अब अगर बरसात जो है ना, अब तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता जब तक बरसात हो जाए। यानी बरसात के पहले पर्सन बी मेरे खिलाफ केस को फाइल नहीं कर सकता। अगर फाइल करेगा तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर बरसात हो जाए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट पावर होगी, वरना नहीं। लेट्स एन इलस्ट्रेशन ऑन दिस। Contingent contract. A contracts to pay B Rs 10,000 if B's house is burnt. This is a contingent contract. यानी ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, ये कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट करती है कि अगर तुम्हारा घर जल गया तो हम तुम्हें जो है ना वो 10,000 रुपये देंगे। अब तब तक ये 10,000 नहीं मिलेंगे जब तक घर जो है ना वो बर्न नहीं हो जाता। ठीक है, अब उससे पहले अगर बी कोर्ट में जाए और कहे कि मुझे ये 10,000 नहीं दे रहा है, तो कोर्ट तो कहेगी वो पहले इवेंट तो हैपन हो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है अगर हैपन हो जाए वो इवेंट जिससे रिलेटेड है वो। तो दिस इज इवेंट हैपनिंग। अगर वो नहीं होता देन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल नहीं होगा, ये वॉइड होगा। यानी असल असल से ही वो खत्म हो जाएगा बस। तब तक यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वॉइड ही शुरू हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू शुरू ही वॉइड हुआ है, लेकिन वो आगे चलकर जो वैलिड बन जाता है बिकॉज ऑफ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। अब दूसरा एग्जाम, दूसरा काइंड, नॉट हैपनिंग, कि अगर वो इवेंट हो जो कि नॉट हैपनिंग सिचुएशन में हो, कैन बी इन्फोर्स्ड इफ द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। यहाँ पर इसको इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। ठीक है, कि भाई अब जो है ना कॉन्ट्रैक्ट का बुनियाद ये है कि इवेंट नहीं होगा। अगर वो इवेंट ना हुआ तो फिर जो है ना मैं अपने पार्ट को परफॉर्म करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट किया ए और बी ने कि भाई अगर वो कश्ती जो है ना वो ना आई वापस, तो फिर जो है ना ये ए को जो भी पैसे वगैरह देने होंगे वो देगा। ठीक है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी, कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा तब जब जो शिप है, जो कश्ती है वो वापस नहीं आएगी तब दूंगा, वरना नहीं। और अब क्या होता है कि शिप जो है ना वो डूब जाती है, तो फिर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाता है, वरना नहीं। अगर वो कश्ती आ गई वापस तो there shall be no any worth of that contract thereafter. Section number 34. When event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person। यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट का बुनियाद जो है ना वो कंडक्ट है किसी लिविंग पर्सन की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी, कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, सम ऑफ मनी, इफ बी मैरीज सी। ठीक है, अब क्या होता है कि सी जो है ना वो डी से शादी कर लेती है, जिस तरह मैंने आपको पहले सिचुएशन बताई थी। ठीक है, अब जब सी से शादी कर ली डी, मतलब सी ने शादी कर ली डी से, अब बी तो कर नहीं सकता। द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, अल्दो इट इज पॉसिबल दैट डी में डाई एंड दैट सी में आफ्टरवर्ड्स मैरी बी। ठीक है, तो क्या था कि इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। तो इसको माना जाएगा कि जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, और फिर जो है ना वो, और ये इम्पॉसिबल है क्यों, बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। क्या इससे रिलेटेड आप मुझे कोई दूसरी इलस्ट्रेशन दे सकते हो? हेलो, जी सर। हेलो, आर यू लिसनिंग मी? यस सर, यस। दूसरी इससे एग्जांपल भी रिलेटेड इस आप मुझे। तरह के मिलेंगे। जी। दूसरी एग्जांपल भी इस तरह की मिलेंगी, कैसे कि एक एग्री करता है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं फलां चीज़, अब ये बाइक मुझे दो। तो फिर भाई इसके बदले में तुम्हें, अगर तुम ये बाइक उससे लेके मुझे दे सकते हो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो मैं किसी और को दे देता हूँ, वो मुझे एक दिन में वापस कर देता है। फिर वापसी अगले दिन मैं उसे दे देता हूँ जो पहले बंदा मांग रहा होता है। आपकी आवाज की वजह से मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था आपकी इलस्ट्रेशन को। सर मेरे ख्याल में सर वॉइस का प्रॉब्लम है, आई थिंक।
हाँ, माइक का मसला है आपका। माइक ठीक है, सिग्नल जी का जी, माइक प्रॉब्लम आ रहा माइक। है। वाईफाई सेम वाईफाई का। चल रहा अच्छा। है। जी जी। देखें, अब इसमें फिर से इसको थोड़ा ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टिजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को माना ही इम्पॉसिबल जाएगा। ठीक है, कि अगर जिस बंदे से रिलेटेड वो कॉन्ट्रैक्ट था, उस बंदे ने कोई ऐसा एक्शन कर लिया है, इस तरह की कोई कंडक्ट उसने परफॉर्म कर ली है। ठीक है, जिस तरह ये जो एग्जांपल थी कि ए जो है वो बी को पैसे देगा तब जब बी मैरिज शादी करेगा सी से, लेकिन सी ने किसी और से शादी कर ली, तो यहाँ पर जो है ना ये इम्पॉसिबल कंसिडर किया जाएगा। अब सेक्शन 36 क्या कहता है कि एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड। ये तो सिंपल बात है कि इम्पॉसिबल इवेंट, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आएगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब अर्थक्वेक आए ये जरूरी थोड़ी है। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दीज आर वॉइड। अब ये चीजें मैंने लिखी क्यों है, ये तो सबको पता होता है। ये चीज इसलिए लिखी है क्योंकि ये जो टर्म है ना वॉइड, ये कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो कभी वॉइडेबल पर टिक करके आ जाते हैं तो ये वॉइड होगा, यानी वो असल से ही स्टार्टिंग से ही इट शैल बी वॉइड। ठीक है। सर अगर आसार हो फिर भी वाइट है इम्पॉसिबल में। जैसे जी। जैसे किसी चीज के आसार हो, पॉसिबिलिटीज हो। जैसे कोई कहता है भाई बारिश कल हो तो फलां होगा, लेकिन वो होगा तो कल के ऊपर यानी नेक्स्ट डे के ऊपर। अगर उसके आसार हो, महकमा मौसमियात कहे पॉसिबिलिटी हो, फिर भी वो यानी वाइड ही होगा या वाइड एबल होगा। सर ये इसको उसी को तो हम ऊपर पढ़ रहे थे ना, ये इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग वाली सिचुएशन, इन चीजों से आपको क्लियर नहीं होगा। नहीं इसमें फ्यूचर, नहीं सर इस फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अगर वो फ्यूचर में कहे भाई आज की बात नहीं कर रहा, वो 3 दिन बाद की बात करता है, भाई फ्यूचर हैपनिंग है ना। तो ये भी फ्यूचर हैपनिंग है ना, ये जो इवेंट हैपनिंग हो रही है वो उस वक्त थोड़ी हो रही है। ये भी फ्यूचर की हैपनिंग है कि भाई जो है ना बारिश होगी, तो बारिश होगी का मतलब ये थोड़ी है कि अभी बारिश हो रही है, वो फ्यूचर में होगी, आज रात को हो जाए वो कल हो जाए, सिचुएशंस वही हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म ही तब करूंगा जब बारिश आएगी, यानी इवेंट जब वो हैपन होगा।